गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक जो है एनिमल्स ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनका एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस है। तो जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस हमने कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट क्लासिफिकेशन, जो इससे फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, लास्ट वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था। बेसिकली जो अर्थवॉर्म है वो एनेलिडा फाइलम से बिलोंग कर रहा है। एनेलिडा फाइलम की जो स्पेशलिटी है हमने डिस्कस की थी कि उसमें जितने भी एनिमल्स होंगे मोस्टली उनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, क्लियर सेगमेंटेशन प्रेजेंट शो ऑफ होता है। तो डिस्कस करते हैं इसकी सिमिलरिटी पर। तो इसमें बायलैटरल सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है, मीन्स इसको लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट से हम इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर करते हैं ब्लास्टोडर्म के बेसिस के ऊपर। तो ब्लास्टोडर्म के बेसिस पर ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो सबसे डिफरेंट है डिज़ाइन। ये ट्यूब विथ इन ट्यूब स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट शो ऑफ होती है, ट्यूब विथ इन ट्यूब। और इसके सिलोम की बात करेंगे तो सिलोम के बेसिस के ऊपर ये सिलोमेट एनिमल है और इसमें जो सेगमेंटेशन है वो क्लियरली सेगमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो ऑफ करता है। इंडिया के अंदर जो इसकी जो स्पीसीज़ हैं वो एक तो है फेरेटिमा और लुम्बिक्रस। मैं बोथ डायग्राम आपको शो ऑफ कर रहा हूँ। फर्स्ट डायग्राम है फेरेटिमा का है और सेकंड डायग्राम है वो लुम्बिक्रस का है। तो आप डायग्राम देखिए।
तो आपने डायग्राम देखा, अब करते हैं डिस्कस इसके बेसिक फीचर्स पर। तो बेसिकली ये नॉक्टर्नल एनिमल है, मीन्स नाइट टाइम पर क्या करता है, ये एक्सक्रीट होता है। रेनी सीजन में ये सोइल में पोर में क्या करता है, बिलोंग कर रहा है, वहाँ पे सर्वाइव करता है। और रेनी सीजन जैसे ही कंप्लीट होती है तो आफ्टर रेन, हैवी रेन में क्या करता है, ये आफ्टर हैवी रेन ये सोइल से एक्सक्रीट होता है। और एक्सक्रीट होने के बाद में जो सॉफ्ट स्किन होती है, सॉफ्ट सोइल लेयर है, उस सॉफ्ट सोइल लेयर में ये करता है, ये अपने लिए पोर, अपने लिए होल बनाता है। और इसके लिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है वो इसके जो टिप पार्ट होता है, स्पाइनी टिप पार्ट, वो इसमें इसकी हेल्प करता है। सोइल में जितने भी डेथ ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं उनको एज ए फूड ये यूज़ कर रहा है। और उसके बाद में उसे अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्ट सोइल क्या करता है, वो एक्सक्रीट कर देता है। और वो एक्सक्रेशन इसमें वर्म कास्टिंग के टाइप में क्या करता है, ये उसको रिमूव करता है। और यही वर्म कास्टिंग बेसिकली वर्मी कंपोस्ट है। मीन्स जो बेस्ट अर्थवर्म जो कंपोस्ट है वो ये वर्म कास्टिंग ही होती है। और इसमें क्या होता है कि जो सोइल जो इसने एज ए फूड यूज़ की है, वो सोइल पार्ट इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर एक्सक्रीट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इस सोइल में इनबिल्ट हो जाते हैं। और इसी रीज़न से सोइल की जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत हाई हो जाती है। और इसी इफ़ेक्ट के कारण इसको फार्मर्स फ्रेंड कहता है। ठीक है, उसके अपोजिट ये एक और फंक्शन जनरेट कर रहा है। ये सोइल में स्मॉल साइज़ के पोल्स बनाता है, होल बनाता है अपने हैबिटेट के लिए, जिससे क्या हो जाएगा कि सोइल के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा जनरेट हो जाएंगे। और उनके थ्रू आउट जो प्लांट है, उस प्लांट की रूट को रेगुलर ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, जो उसकी रेगुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे प्लांट इजीली फास्टली ग्रो अप करता है। तो इससे भी क्या होती है, जो सोइल की फर्टिलिटी रेट होती है वो हाई होती है। फिर जो आजकल आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत क्रेज़ चल रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे जो सबसे ज़्यादा मैन्योर यूज़ होती है वो वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा अर्थवर्म का जो यूज़ है वो फिशरी के अंदर फ़िश को पकड़ने के लिए जो आपने देखा होगा, उसका जो नोब होती है, कांटा होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, एज ए फूड इसको यूज़ करते हैं। फिर जो वाटर एक्वेरियम आपने देखा होगा, हॉस्पिटलों में, घरों में, होटलों में वाटर एक्वेरियम, फ़िश एक्वेरियम रखते हैं। उनके अंदर फ़िश के लिए जो एज ए फूड है उसमें भी इसको भी यूज़ करते हैं, उसके अर्थवर्म को यूज़ करते हैं। और ओल्ड टाइम पर अर्थवर्म का यूज़ फेट को लो करने में, फेट बैलेंस करने में जो पुराने जो डॉक्टर्स थे उनके थ्रू आउट इसको करते थे। जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स थे उनके थ्रू आउट क्या करते थे, इसको यूज़ करते थे। तो मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता था। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। तो वर्मी जो कंपोस्ट होता है वो बेस्ट मैन्योर है। और रीज़न कि इस मैन्योर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अदर्स जो लो मिनरल्स मेटल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर डिस्कस करते हैं कि इसकी कुछ स्पीसीज़ होती है अर्थवर्म की, जो इस मैन्योर को, वर्मी कंपोस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन स्पीसीज़ के ऊपर, फिर मैं आपको उसका डायग्राम भी शो करता हूँ। तो फर्स्ट है वो है रेड अर्थवर्म आइसिनिया फोइटिडा। आइसिनिया फोइटिडा, आपको डायग्राम शो हो रहा है आइसिनिया फोइटिडा का, देखिए आप।
नेक्स्ट है यूडेलस यूजेनी, जिसे अफ्रीकन अर्थवर्म भी कहते हैं। तो आपको डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ, देखो आप। फिर करते हैं डिस्कस नेक्स्ट, वो है लुम्बिक्रस रूबेलस। लुम्बिक्रस रूबेलस, डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ, चेक करो आप। नेक्स्ट है पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस। पेरियोनिक्स एक्सेवेटस, आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ, इस स्पीसीज का भी आप चेक कीजिए। तो आपने डायग्राम देखा, अब करते हैं डिस्कस आगे। जो इसका इम्पोर्टेंस है वर्मी कंपोस्ट का, उस पर डिस्कस करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, तो इसके रीज़न से क्या होता है कि सोइल में जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। केमिकल मैन्योर से क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि वो यूज़फुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वो प्रेजेंट रहेंगे और प्लस उनकी ग्रोथ बहुत हाईली होती है। तो उससे सोइल में उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट होती है, जिसके थ्रू आउट सोइल की फर्टिलिटी रेट क्या होती है, बहुत हाई हो जाती है। फिर करते हैं आगे। वर्मी कंपोस्ट में जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं वो इजीली प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे प्लांट इजीली ग्रो अप करता है। फिर सोइल के अंदर जो ह्यूमस की क्वांटिटी है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करता है, और जिससे सोइल की जो प्रोडक्टिविटी रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट के लिए अर्थवर्म सोइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंटेंट होते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो इससे पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व आउट हो जाती है, क्योंकि ये रिसाइकलिंग प्रोसेस को मोटिवेट करता है। और
बेस्ट मैन्योर होने के रीज़न से इसके जो प्रोडक्ट अपने को अवेलेबल होते हैं, तो उस प्रोडक्ट में क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है। इसी रीज़न से उसकी जो मार्केट वैल्यू भी होती है प्रोडक्ट की, वो भी हाई होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट के थ्रू आउट बहुत हाई लेवल में प्रोड्यूस होता है। तो ये था अर्थवर्म, जिसमें हमने अर्थवर्म के स्ट्रक्चर, उसके पैटर्न्स, उसका यूजेज और उससे प्रोड्यूस्ड वर्मी कंपोस्ट उस पर डिस्कस किया। अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हनी बी। बेसिकली हनी बी होती है वो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, जिसका जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है हनी बी का, वो है एक तो हनी प्रोडक्शन और वैक्स प्रोडक्शन की प्रोसेस, और सेकंड है पॉलिनेशन। ये 2 प्रोसेस ये कंप्लीट करती है। इस रीजन से हनी बी की इम्पोर्टेंस ह्यूमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपकी नॉलेज में हो तो जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, पॉलिनेशन मीन्स जो पोलन ग्रेन होते हैं फ्लावर से, वो पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पर किसी प्रोसेस के थ्रू आउट ट्रांसमिट होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। यहाँ पॉलिनेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसमिट होता है, बट क्रॉस के अंदर वो अदर प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसमिट होते हैं, और इसके लिए वेक्टर चाहिए। तो टोटल अर्थ पर 80% तक पॉलिनेशन की प्रोसेस जो कंप्लीट होती है वो होती है इंसेक्ट के थ्रू आउट। टोटल अर्थ पे 80% तक अर्थ पर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो इंसेक्ट के थ्रू आउट होती है, और उसमें से 60% अकेले हनी बी के थ्रू आउट कम्प्लीट होती है। और इसी रीजन से जो प्रोडक्टिविटी है, प्लांट के प्रोडक्टिविटी होती है, वो जनरेट होती है, क्योंकि विदाउट पॉलिनेशन के फ्रूट्स है, सीड से जनरेट नहीं होते। तो हनी बी क्या करती है, पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर इससे जो सेकंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो हनी, जो अपने आप में कंप्लीट फूड है। बेसिकली हनी बी स्पेशलिटी जो उसमें है वो है उसमें सोशल लाइफ, उसकी सोशलिटी बहुत डिफरेंट है। उसकी सोशल लाइफ के अंदर डिफरेंट मेंबर्स प्रेजेंट है, जो डिफरेंट फंक्शन के लिए मॉडिफाई है, जो डिस्कस हम आगे करने वाले हैं। तो इंडिया में बेसिकली हनी बी की 4 स्पीसीज़ प्रेजेंट है। फर्स्ट है एपिस डॉर्सेट। आपको मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ, आप डायग्राम देखिए। एपिस डॉर्सेट डायग्राम आपने देखा, ये बेसिकली साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी लार्ज होती है, और ये वाइल्ड हनी बी है। इसको इजीली अपने यूज़ के लिए इसको केयर नहीं कर सकते। इसमें जो हनी की क्वालिटी होती है और क्वांटिटी, वो दोनों ही बेस्ट है। क्वालिटी वाइज भी ये बेस्ट प्रोडक्ट देती है, और क्वांटिटी वाइज भी बहुत हाई क्वांटिटी में इसमें हनी प्रोड्यूस होता है। बेसिकली ये जो हनी बीज होती है, ये जो ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं, या फिर कोई बिग साइज़ की जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर, या फिर जो माउंटेन्स हैं, उन जो केव्स होती हैं, या फिर कोई फाउंटेन होता है, उसके आसपास क्या करती है, ये अपने कॉम को प्रोड्यूस करती है। फिर सेकंड की बात करते डिस्कस करते हैं। सेकंड स्पीसीज़ है वो है एपिस इंडिका। आपको डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ, देखिए आप।
तो एपिस इंडिका का डायग्राम आपने देखा। बेसिकली ये मिड साइज़ की साइलेंट नेचर की बी है और इजीली इसको क्या कर सकते हैं, रेयरिंग कर सकते हैं। और हनी बी को ह्यूमन बीइंग अपने प्रॉफिट के लिए क्या करता है, इसको डोमेस्टिक एनिमल में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू मीन बाय एपीकल्चर। तो आपने एपीकल्चर में देखा, तो एपीकल्चर के थ्रू आपने देखा कि हनी बी से हनी वैक्स से ये प्रोड्यूस इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। फिर करते हैं डिस्कस नेक्स्ट है एपिस फ्लोरी। बेसिकली ये साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉल साइज़ की होती है और इसमें जो हनी प्रोडक्शन की जो रेट होती है वो भी सबसे कम होती है। बेसिकली ये एपिस फ्लोरी जो आपने देखा होगा अपने हाउस के आसपास जो फ्लावर्स होते हैं या वाटर टेप होती है, वहाँ पर ये बहुत हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। और फोर्थ स्पीसीज़ है वो है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा बेसिकली यूरोपियन बी है। इसके साइज़ भी मिड साइज़ है, बट इसको भी इजीली एपीकल्चर में यूज़ करते हैं और ये भी साइलेंट नेचर की होती है और इससे भी जो प्रोडक्शन है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का हाई रेट में अवेलेबल होता है। बेसिकली जो एपिस इंडिका है उसके कॉम में राउंड ऑफ 50,000 से 80,000 तक बीज प्रेजेंट होती है, जबकि फ्लोरी जो एपिस फ्लोरिया है उसके कॉम में 4 to 5,000 बीज प्रेजेंट होती है। नोट्स में आप चेंज कीजिए, नोट्स में 40 से 50,000 लिखा हुआ है, उसको आप चेंज कीजिए, वो है 4 to 5,000 जो बीज प्रेजेंट होती है। तो फ्लोरा में जो क्वांटिटी है बीज की वो लो है और लो होने पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम मिलता है। हनी बीज की जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी में 3 टाइप की बीज प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है
वो होती है लेबर, जो आपको मैं डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ। डायग्राम आपने देखा, तो लेबर का जो मेन फंक्शन है वो है कॉम प्रोटेक्शन है, हनी कलेक्शन है, हनी डिस्कवरी है, रेयरिंग है। ये सारे प्रोसेस लेबर के थ्रू आउट जनरेट होते हैं। तो और कॉम के अंदर सबसे हाई क्वांटिटी में राउंड ऑफ 80% तक कॉम के अंदर लेबर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो स्पीसीज़ है इसके अंदर वो है ड्रोन्स या फर्टाइल मेल। तो डायग्राम आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, आप देखिए। तो डायग्राम आपने देखा, ये ड्रोन्स बेसिकली फ़ीमेल के साथ में कॉपुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और उसके थ्रू आउट फीमेल एग रिलीव करना स्टार्ट करती है। आफ्टर कॉपुलेशन इनको या तो फीमेल क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, और या फिर ये कॉम से रिमूव हो जाता है। फिर करते हैं थर्ड स्पीसीज़ होती है, वो होती है क्वीन। आपको डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ। तो डायग्राम आपने क्वीन का देखा। कॉम में सबसे जो लार्जेस्ट मेंबर होता है वो होता है क्वीन होती है। क्वीन की एब्डोमिनल साइज़ सबसे लार्ज होती है। जो इसका जो एडिप्टेशन है, रीज़न इसका मेन फंक्शन होता है वो एग रिलीव करना है, तो इसके लिए इसकी स्टोमक एब्डोमिनल साइज़ क्या होती है, लार्ज होती है। एक कॉम के अंदर एक्टिव जो फीमेल होती है, एक्टिव क्वीन होती है, वो 1 होती है, और डीएक्टिवेट फॉर्म में ये 10 to 15 तक होती है। और जो ड्रोन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी 50 से 100 तक एक कॉम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था इनके स्पीसीज़ 3 टाइप की। तो ये अलग अलग फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और उसी के लिए ये मॉडिफाई होती है। फिर करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो हनी बी से सबसे जो मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो है
हनी जो हमने डिस्कस किया था, और सेकंड प्रोडक्ट है वो है इसमें वैक्स, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है इससे पॉलिनेशन। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हनी प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो थोड़ी टिपिकल प्रोसेस है। बेसिकली हनी का प्रोडक्शन के लिए रेगुलर फ्लावर से क्या करती है, नेक्टर को सक करती है, और सक करने के थ्रू आउट जो नेक्टर इसके माउथ में स्टोर होता है वो एक्चुअल में पॉलीसेकेराइड है, और उस पॉलीसेकेराइड में ये अपने सलाइवा में को मिक्स करती है, और सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स इस पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस कन्वर्टेड ग्लूकोज को ये अपने कॉम्ब की सेल में स्टोर कर देती है, जो एक्चुअल में हनी होता है। तो ये इसकी प्रोसेस है प्रोडक्शन की। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट जो इसमें प्रोड्यूस होता है वो होता है वैक्स। इस वैक्स का यूज़ ये कॉम्ब फॉर्मेशन और कॉम्ब के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करती है। थर्ड जो हमने देखा था पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन के थ्रू आउट फ्लावर्स में क्या होता है, प्रोडक्शन जनरेट होता है। फ्लावर्स फ्रूट सीड में इनमें कन्वर्ट इसी के थ्रू आउट होंगे। इसीलिए जो क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, नर्सरीज़ होती हैं, गार्डन्स होते हैं, इनमें ये प्रोडक्टिविटी रेट को हाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए ये एग्रीकल्चर बेसिस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। तो ये था हनी बी। अब मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल का डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ, जिसमें आपको इसमें एग, उसके बाद में लार्वा, उसके बाद में कोकून, और साथ में एडल्ट कंडीशन आपको शो ऑफ होगी। तो आप देखिए, और इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है।